सबसे पहले बात करेंगे बच्चों की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है मतलब दो टाइप की होती है। एक तो होता है आपका स्केलर और एक होता है बच्चों आपका वेक्टर। देखो फिजिक्स में आप वेक्टर पढ़ते होंगे स्टार्टिंग में, क्रॉप करने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि फिजिक्स में आप लोग वेक्टर पढ़े कि नहीं पढ़े? तो फिजिक्स में तो आपने बहुत छोटा सा वेक्टर पढ़ा होगा, बहुत ही छोटा सा, ठीक है ना। मेन वेक्टर तो मैथमेटिक्स का होता है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बच्चों दो टाइप की होती है। एक तो स्केलर होता है और एक क्या होता है बच्चों आपका वेक्टर होता है। स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनमें सिर्फ क्या होता है बच्चों आपका मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसकी बात करें जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, है? जैसे वो छोड़ो, तुम स्पीड की बात कर लो आप लोग। स्पीड है ना, जिसके पास सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस, राइट, ये सब क्या होते हैं आपके स्केलर क्वांटिटीज होती है, ठीक है ना। स्पीड, डिस्टेंस, ये सब जो होते हैं, हालांकि इनका कोई मतलब है नहीं और ना ऐसे सवाल आते हैं, ये तो फालतू फोकट में बस ऐसे ही बताते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है ना। और जहां तक वेक्टर की बात है उसमें क्या होता है बच्चों आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है बच्चों आपकी डायरेक्शन होती है। बेटा क्या होती है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका डायरेक्शन आता है, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिया गया है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपका वेलोसिटी हो गया, ठीक है, क्या हो गया वेलोसिटी हो गया। इस प्रकार से जो होता है क्या होते हैं आपके वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं इनको, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए होता क्या है कि वेक्टर के को रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है। जैसे ये जो होता है इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां पर वेक्टर एंड होता है उसको बोला जाता है टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट इसको बोला जाता है, राइट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? फाइनल पॉइंट बोल दो या टर्मिनल पॉइंट बोल दो। फाइनल पॉइंट या फिर क्या बोलते हैं बच्चों इसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट बोला जाता है। और हमेशा जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट होती है। और ऐसा नहीं कि कोई वेक्टर कितना भी लंबा चौड़ा बना दो उसको, वो अपने मैग्नीट्यूड के हिसाब से एडजस्ट करता है अपने आप को। जैसे इस वेक्टर की जो लेंथ होगी, ठीक है ना, ये क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ये जो लेंथ होती है यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाता है बच्चों? आप साथ साथ ही आप नोट करना स्टार्ट कर दे भाई। इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीट्यूड बोलते हैं लेंथ को, ठीक है, जितना इसका लेंथ होता है। डायरेक्शन हमेशा जो होती है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है आपकी डायरेक्शन जो होती है, ठीक है ना। डायरेक्शन जो होती है बच्चों इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। और ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ को बोलते हैं बच्चों क्या? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है यहां पर कि मैग्नीट्यूड हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया, डायरेक्शन हो गया, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो जैसे पॉइंट ए है, ये मान के चलो ये पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट बी है, तो इसको बोलेंगे वेक्टर ए बी। क्या बोलेंगे बच्चों? वेक्टर ए बी इसको बोला जाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखा जाएगा इस तरीके से, इधर फाइनल पॉइंट आता है, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट आता है आपका वेक्टर ए बी, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है ना, ए बी वेक्टर, ये लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर होता है बच्चों। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर होता है।
और इसको रिप्रेजेंट हम जो करते हैं वो कुछ इस प्रकार से करते हैं, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इस तरीके से करते हैं। राइट, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है, चलिए। किसी भी वेक्टर के पास तीन चीजें होती हैं, ठीक है। एवरी वेक्टर हैज थ्री थिंग्स, एवरी वेक्टर हैज थ्री थिंग्स, एवरी वेक्टर हैज थ्री थिंग्स। क्या क्या होता है बच्चों? एक तो होता है उसके पास लेंथ, क्या होता है? लेंथ। एक होता है बच्चों सपोर्ट, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सपोर्ट। लेंथ क्या होता है ये तो हम सभी समझते ही हैं, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है लेंथ। अच्छा, सपोर्ट क्या होता है बच्चों? सपोर्ट होता है कि वेक्टर किस लाइन के अलोंग है। सुनिएगा मेरी बात को, सपोर्ट को समझें, ठीक है ना। लाइन या अलाइनमेंट ऑफ वेक्टर इन अ लाइन, अलाइनमेंट ऑफ अ वेक्टर, इसको समझेंगे। वेक्टर ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कोई वेक्टर है, ये वाला वेक्टर हो गया, सपोज करो ये कोई वेक्टर है और मैंने इसको बोल दिया ए वेक्टर, राइट, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई इस तरीके से, ठीक है ना, सपोज करो दिस इज बी वेक्टर, ठीक है ना। तो अगर मान के चलो ये एंटी पैरेलल वेक्टर है, कहने का मतलब ये है कि एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में अगर बात करता हूं तो इनका जो लाइन ऑफ सपोर्ट का मतलब है ये वेक्टर किस लाइन के अलोंग है। तो ये किस लाइन के अलोंग है आपका, इसका लाइन ऑफ सपोर्ट जो होगा इस वेक्टर का कुछ ऐसा ही होगा। मतलब वेक्टर जिस डायरेक्शन में होता है, वेक्टर के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो आप, तो वो लाइन क्या कहलाता है? उस वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट कहलाता है। तो अगर बात करता हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है ना, बस डायरेक्शन में अपोजिट है आपके, बट इन दोनों का जो लाइन ऑफ सपोर्ट है, सपोर्ट जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि लाइन की अपने आप में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो दोनों एंड में इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करती है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो सपोर्ट समझ पाए, सपोर्ट क्या होता है कि कोई वेक्टर किस लाइन के अलोंग है, वो लाइन जो है वो क्या कहलाएगा? उस वेक्टर का सपोर्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? आपका उस वेक्टर का सपोर्ट कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि भाई ये आपका, सपोज करो ऐसे कहता हूं, ये आपका क्या है? सी वेक्टर है, ठीक। ये वेक्टर किस लाइन के अलोंग है? इस लाइन के अलोंग है। सिंपल सी बात है, इस लाइन को इस वेक्टर के ऊपर नहीं रखना है या इस वेक्टर को इस लाइन के ऊपर नहीं रखना है, आपको तो बस उसके पैरेलल एक लाइन देख लेनी है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इन दो वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम लाइन के अलोंग हैं। इस वेक्टर की बात करें, इसका जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और एक होता है सेंस, तीसरा पॉइंट जो है किसी वेक्टर के पास होता है सेंस। सेंस का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, ठीक है ना। सेंस का मतलब क्या होता है बच्चों आपका कि डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन हमेशा जो होगी बच्चों वेक्टर की, वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होगी। और वेक्टर के अंदर हमेशा फाइनल पॉइंट को लिखा जाता है, स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट को लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा ए बी वेक्टर, तो बी जो है वो फाइनल पॉइंट है आपका, ए जो है बच्चों क्या आपका? इनिशियल पॉइंट है। क्या आपके पास समझ में आ रही है ये वाली? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो सपोर्ट। सपोर्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के इसका वर्डिंग का मैं यूज करूंगा काफी, ठीक है ना। उसके बाद स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। यहां तक नोट करें फटाफट से, अब तुमको अच्छे समझ में आएगा बेटा। यहां से आगे का मैथ अब तुमको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पुराना इसमें कोई यूज है ही नहीं, एकदम फ्रेश है आर्टिकल 12th का। इसके आगे आने वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं, कैलकुलस पूरा 12th का फ्रेश आर्टिकल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइप्स ऑफ वेक्टर, करें स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं जीरो और नल वेक्टर। तो इसमें लिखना स्टार्ट करें। अ वेक्टर जीरो और नल वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो is called zero vector.
अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। नल वेक्टर को बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है ना, और इस तरीके से इसके ऊपर लगा सकते हो। नल वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, आपका मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका, जीरो होता है। अच्छा, नल वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हो आप लोग, नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? हाँ, अगर आप कहते हो कि नल वेक्टर इज डायरेक्शन लेस, तो हम इसको वेक्टर ही क्यों बोल रहे हैं, बताइए। देखो सिंपल सी बात है कि जीरो वेक्टर जो होता है या नल वेक्टर जो होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, आपका जीरो होता है, यानी कि नल होता है। इसका मतलब यह है कि उसके पास कोई लेंथ ही नहीं है, वो एक सिंपल डॉट है। अब डॉट है तो अब ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है आपका, ठीक है ना। डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो उसमें लिख लेना डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। अच्छा, बहुत मजबूत है ये, डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी है। लगता है ऐसा रहा है कि सुबह से एक काम चल रहा है ना, ऐसा लग रहा है ऊपर कितनी बड़ी बड़ी इमारतें तोड़ी फोड़ी जा रही हैं। डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, और इस डायग्राम को बना लेना। नेक्स्ट लिखिएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, ठीक है ना। अ वेक्टर whose magnitude is 1, a vector whose magnitude is 1, ठीक है ना। जैसे आपको एक वेक्टर दे दिया है ए वेक्टर, तो उसका जो यूनिट वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों। अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करता हूं तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कैप। और बच्चों किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो इक्वल्स टू होता है ए के बराबर होगा ए वेक्टर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ए के बराबर होगा ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसमें किसी कोई डाउट हो तो बोलो। आ यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए के बराबर ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर को। अच्छा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो क्या होता है बच्चों, आपका आई कैप। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये क्या होता है बच्चों, आपका जे कैप। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ये क्या होता है बच्चों, आपका के कैप होता है, ठीक है ना। अगर हम किसी वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं कि मैंने एक वेक्टर ए वेक्टर लिया, उसको लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या लिखा मैंने, जेड के कैप। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, एक्स यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, बाई यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप, जेड यूनिट in the direction of k cap। x unit in the direction of I cap, y unit in the direction of j cap, z unit in the direction of k cap। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा यहां पर, ये वाली बात मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में बताए थे, यहां पर वापस से बता रहा हूं
कि कोई भी वेक्टर जो होता है या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से कोई वेक्टर जो होगा वो जो कार्टेशियन प्लेन में है उसके अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये जो वेक्टर आपके सामने है ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ये करेगा x, y, z, ठीक है ना। तो x, y, z को रिप्रेजेंट करेगा आपका, ठीक है, सपोज करो, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं जिसको कि मैं 3D में समझाता हूं जनरली। देखो होता क्या है कि यहाँ पर जेड से मैंने कहा कि भाई यहाँ पर जेड एक्सिस भी आ रही है कि जेड की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ कंपोनेंट वेक्टर का जा रहा है, ठीक है ना। तो जब हमको किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी शेप को 3D में एनालिसिस करना होता है तो वहां पर 2 एक्सिस से काम नहीं चलता है। वहां पर कितने एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है? 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो 3D जो होता है वो 3 एक्सिस से मिलकर बना होता है। और जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, कोई भी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है उसमें सिर्फ 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। वो चाहे आपका एक्स और वाई हो, चाहे वाई जेड, चाहे जेड एक्स हो, वो अलग बात होती है, ठीक है। पर 3D की अगर मैं बात करता हूं तो 3D में कितने एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है? 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स, वाई, जेड। अब जिस प्रकार से कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा होगा 2D के अंदर, वहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। जबकि यहां पर क्या होता है, जो 3 एक्सिस होते हैं एक्स, वाई और जेड, ये क्या करते हैं? प्लेन को नहीं, ये स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों? 8। उनको बोला जाता है ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्टेंट बोलते हैं। उसको मैं अभी आपको बताता हूं कैसे। एक पेन देना बेटा। देखो इधर देखिए सारे बच्चे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ऐसे मान के चलिएगा। दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई एंड दिस इज पॉजिटिव जेड। दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव वाई एंड दिस, ये जेड मान लेते हैं इसको। पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड, ठीक है ना। नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई और नेगेटिव जेड। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसने स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे बच्चों? पहला पार्ट तो ये आ जाएगा आपका, जो कि किस किस से मिलकर बना हुआ है, या पहला पार्ट इसको ले लो, जो कि किस किस से मिलकर बना हुआ है? पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड, है ना। और एक ये वाला पार्ट हो जाएगा जो किससे मिलकर बना हुआ है? पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नहीं, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई और पॉजिटिव जेड, ठीक है। और एक ये वाला पार्ट हो गया, किससे मिलकर बना हुआ है? किससे? नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई और पॉजिटिव जेड। और एक ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई और पॉजिटिव जेड, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव एक्स हो गया, सॉरी पॉजिटिव वाई हो गया, नेगेटिव एक्स हो गया, मतलब नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड से मिलकर बना। मैं इसकी बात करूं इधर फर्स्ट के, मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट के नीचे कौन सा ऑक्टेंट आता है? 5th। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव जेड। और ये किससे मिलकर बना हुआ है? पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई और नेगेटिव जेड। ये किससे मिलकर बना हुआ है? इधर वाला 7वां ऑक्टेंट जो है ये नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई और नेगेटिव जेड। और ये 8वां ऑक्टेंट किससे मिलकर बना हुआ है? नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव जेड से मिलकर बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से क्या होता है, आपके 8 ऑक्टेंट होते हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या है, जो एक्स, वाई, जेड है, ये स्पेस में आपका कहीं ना कहीं ऐसे स्पेस में मान लो एक्स, वाई, जेड। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैं अगर बात करूं आप लोगों से कि भाई ये मान के चलो ओरिजिन है, मेरी साइड में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना। यहां पर कोई पॉइंट है एक्स, वाई, जेड, ठीक है। जैसे कैमरा को ले लेते हैं, दिस इज अ पॉइंट एक्स, वाई, जेड। अब यहां तक आपको पहुंचना है तो किस तरीके से पहुंचोगे? ऐसे एक्स चलोगे, फिर ऐसे वाई चलोगे और फिर ऐसे कितना चलोगे? जेड चलोगे। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस की बात करूं तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जैसे मान के चलो एक पॉइंट हो गया आपका एक्स, वाई, जेड। जैसे ही बच्चों मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, ठीक है, जैसे ही इस कैमरा को मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो एक वेक्टर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड ए वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? ए वेक्टर, ठीक है ना। और इसका जो लेंथ होगा बच्चों, क्या होगा? इसका जो लेंथ होगा, ठीक है ना,
ये लेंथ जो होगा ये क्या कहलाएगा बच्चों, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होगा, यानी कि इस तरीके से आपका हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसका लेंथ मुझे बता सकते हो कितना होगा, का स्क्वायर रूट। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 0 0 0 से डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। अच्छा, अब ए कैप की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आपको बच्चों कभी भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा बच्चों लाइक वेक्टर्स। वेक्टर्स विच हैव same sense of direction, same sense of direction, vector which have same sense of direction। सेम सेंस का मतलब क्या होता है, जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट तो सेम होना चाहिए, बट लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है, ये जरूरी नहीं कि उनका सेंस सेम हो। सेंस सेम का मतलब क्या बच्चों, उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ए वेक्टर है आपका, ठीक है ना, तो सपोर्ट तो सेम रहना चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर लाइक वेक्टर्स होंगे, क्या होंगे, लाइक वेक्टर्स। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स। कैसे होंगे बच्चों, आपके लाइक वेक्टर्स होंगे। और अगर मैं अनलाइक वेक्टर्स की बात करता हूं बच्चों, किसकी बात करता हूं, अनलाइक वेक्टर्स की, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, वेक्टर्स विच हैव अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन, हैविंग सेम सपोर्ट बट अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन। Vectors which have same support vectors which have same support and vectors which have same support same रहना चाहिए and opposite sense of direction, opposite sense of डायरेक्शन, अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज करो दिस इज अ ए वेक्टर, सपोज करो दिस इज अ बी वेक्टर, तो इस केस में आप देखोगे दोनों का सपोर्ट सेम है, ठीक है ना, जो अलाइनमेंट है दोनों वेक्टर की वो सेम लाइन के अलोंग है, बट उनका सेंस जो है वो अलग अलग है। एक मतलब 180 का डिफरेंस आता है सीधा सीधा इसके अंदर, ठीक है। तो उनको अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर्स, आर अनलाइक वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर्स, ओके। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। बस इसमें इतना सा, वेक्टर्स विच हैव सेम सपोर्ट, वेक्टर्स विच हैव सेम सपोर्ट, वेक्टर्स विच हैव सेम सपोर्ट, सपोर्ट सेम रहना चाहिए, डायरेक्शन भले ही आपके क्या हो, अपोजिट हो, ठीक है ना। वेक्टर्स विच हैव सेम सपोर्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं ज्यादातर। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी गलत बताओगे इसको। रोहित, क्या ये वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स में आएंगे, अनलाइक वेक्टर्स?
आएंगे। वेरी गुड। मतलब कहने का यह है कि कोलिनियर वेक्टर्स, पहली बात है कोलिनियर वेक्टर बोलूं या पैरेलल वेक्टर बोलूं, बात बराबर है, ठीक है ना। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनका सपोर्ट सेम होता है, उनको सेंस से कोई मतलब नहीं है, सेम सेंस है अपोजिट सेंस है, डजेंट मैटर, बट सपोर्ट सेम रहना चाहिए। और सपोर्ट सेम रहेगा तो उसके दो ही पॉसिबिलिटी हैं कि या तो क्या होंगे वो सेम सेंस में होंगे या फिर क्या होंगे आपके वो अपोजिट सेंस में होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो जो कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनका सपोर्ट सेम होना बहुत जरूरी है। तो लाइक वेक्टर्स भी आपके कोलिनियर और पैरेलल की कैटेगरी में आते हैं, और जो आपके अनलाइक वेक्टर्स हैं वो भी आपके इसमें किसी कैटेगरी में आते हैं, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर पैरेलल वेक्टर्स का सेंस सेम रहना चाहिए, डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, बट ये बात गलत है, ठीक है ना। अगर वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या, उनका सपोर्ट सेम रहना चाहिए, सेंस भले ही उनका अपोजिट हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, पहला पॉइंट यही लगा कि लिख सकते हैं लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, like and unlike vectors are collinear vectors। और यदि दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। अगर मैं बोलता हूं कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, कोलिनियर बोलूं या पैरेलल बोलूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोलिनियर या फिर क्या बोलूं पैरेलल बोलूं, देन तो दोनों में एक रिलेशन होता है, क्या, ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इस प्रकार से अगर कोई भी दो वेक्टर के बीच में रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चों आपका, ये दोनों वेक्टर कैसे बच्चों आपके कोलिनियर वेक्टर हैं। नेक्स्ट लिखिए को इनिशियल वेक्टर्स, वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, vectors which have same initial point, vectors which have same initial point, यानी कि बहुत सारे वेक्टर हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। जैसे ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, ऐसे यहां पर सी वेक्टर हो जाएगा, ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा डी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स। को टर्मिनस वेक्टर, vectors which have same terminal point, vectors which have same terminal points, सेम टर्मिनल पॉइंट्स, यानी कि जैसे एक वेक्टर आ गया, एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर ये आ गया, ये ऐसे आ गया। बहुत सारे वेक्टर्स हैं, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, A4 वेक्टर और A5 वेक्टर, यहाँ पर आ गया A6 वेक्टर। ये सारे कैसे हैं, जिनका टर्मिनल पॉइंट एक पॉइंट पर जाकर के मीट करता है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, हाँ जी, जिनका टर्मिनल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम रहता है, तो फाइनल पॉइंट तो इधर ही रहेगा ना आपका। नेक्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर,
vectors which have same magnitude and sense of direction. Vectors which have same magnitude and sense of direction. Vectors which have same magnitude and सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि सेंस ऑफ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। जैसे ये वेक्टर हो गया, ठीक है ना, और सेम मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए, उनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। यहाँ पर हो जाएगा आपका ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल वेक्टर, बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है ना। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का रहना चाहिए सेम, ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में सेम रहना चाहिए, इनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। फिर आता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड but opposite direction, ठीक है ना। जैसे मान चलो ये ए वेक्टर हो गया आपका और ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर, तो यहां पर बी वेक्टर बराबर कितना है? माइनस ए वेक्टर। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, एंगल आपका 180 का डिफरेंस आना चाहिए दोनों में। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस की बात करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में ना थ्योरेटिकल पार्ट होता है, डेफिनेशन होती है, समझनी पड़ती है उनसे ना, आगे चल के तो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, न्यूमेरिकल से आएंगे। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉइंट की पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना। देखिए इसके अंदर डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। देखो थोड़ी देर पहले हमने इसकी चर्चा की थी, डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज सेड टू बी पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। जैसे मान के लो ए वेक्टर आपको दिया गया है दैट इज एक्स, या फिर ऐसे मान के चलते हैं कि भाई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको, पॉइंट ए दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड। तो जैसे ही इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा किससे? ओरिजिन से, तो यहां पर ये ओ है, तो ये ओ ए वेक्टर बनेगा। एक क्या बनेगा? ओ ए वेक्टर। जो ओ ए वेक्टर होगा, ठीक है ना, उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए। क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना, राइट। जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में याद रखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके रिगार्डिंग पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट को कॉम्प्लेक्स पिन पर रखते हैं, उसको किससे ज्वाइन करते हैं? ओरिजिन से। तो ये पूरा एक लाइन सेगमेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड योर कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलर केस है यहाँ पर कि कोई भी वेक्टर होगा, उस वेक्टर के रिगार्डिंग पॉइंट होगा, उसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। जो आपका ओ ए वेक्टर होगा, ओ ए वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स।
इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या होता है बच्चों कि ये शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। जैसे मान चलो ये आपका है, इसमें दो सेम डायरेक्शन जो वेक्टर होते हैं उनका जो एडिशन होता है वो तीसरे के बराबर होता है। यानी क्या होता है आपका ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर कितना होगा जो आपका ए सी वेक्टर के बराबर। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। ठीक है, इसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं इस तरीके से। ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पर भी काम करता है। जैसे मान के चलो कोई आपका क्वाड्रिलेटरल दे दिया इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से मान पैरेललोग्राम भी मान लेता हूं, ए बी सी और डी। तो यहां पर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि जैसे अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है आपका, सेम आपका साइंस बन रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ऐड होकर के जो अपोजिट होता है उसके इक्वल हो जाते हैं। यानी कि क्या होगा यहां पर, मैं बोल सकता हूं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर बराबर किसके होगा बच्चों, आपका एडी वेक्टर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, आपका एडी वेक्टर। अच्छा, ये हो गया आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि जैसे हेक्सागन होता है हमारा, रेगुलर हेक्सागन, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इन्फॉर्मेशन बहुत जगह काम आएगी। रेगुलर हेक्सागन है आपका इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहां पर क्या होता है आपका जो जैसे अगर मान के चलो ये सब एक ही साइंस के अंदर है इस तरीके से, और ये अपोजिट साइंस चला गया आपका, तो यहाँ पर एक तो ये रूल हो जाएगा आपका कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर, ई एफ वेक्टर बराबर होगा ए एफ वेक्टर के। किसके बराबर होगा बच्चों, आपका ए एफ वेक्टर के इक्वल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि जो आपका ए बी वेक्टर होगा ये बराबर होगा किसके, ई डी वेक्टर के। जो आपका बी सी वेक्टर होगा, बी सी वेक्टर बराबर होगा किसके, बराबर होगा एफ ई वेक्टर के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इक्वल्स टू होगा कितना आपका, लिखेंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर बराबर होगा किसके, ए एफ वेक्टर के। मैं आपको ये वाली बात बता रहा था कि जो आपका एडी वेक्टर होगा, कौन सा वेक्टर होगा, एडी वेक्टर। थोड़ा देखो ध्यान में लाओ, ये एडी वेक्टर होगा आपका इस तरीके से। ठीक है ना, ये क्या होता है, इसके पैरेलल वेक्टर कौन कौन से हैं, एक तो एडी वेक्टर के जो पैरेलल है, एक तो बीसी वेक्टर और एक कौन सा एफ ई वेक्टर। ठीक है ना, पैरेलल तो है, बट ये जो होता है इन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड में डबल होता है। क्या होता है आपका, डबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपकी। इन एडी वेक्टर जो होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ बीसी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बराबर 2 टाइम्स ऑफ एफ ई वेक्टर के होगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं आप लोगों से, जो आपका बीई वेक्टर होगा, क्या होगा जो आपका बीई वेक्टर जो होगा, हाँ जी बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पर ई एफ ना, क्योंकि बीसी इस डायरेक्शन में चला गया तो उसी डायरेक्शन में हमको वेक्टर चाहिए ना, तो फिर क्या लिखेंगे, एफ ई। ई एफ अगर तुम करोगे तो फिर इधर आ जाएगा वेक्टर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ए बी और बी ए दोनों अलग अलग चीज हो जाते हैं। दोनों कैसे हो गए आपके, अनलाइक वेक्टर्स हो गए। ठीक है, जैसे बीई वेक्टर है, बीई वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ और 2 टाइम्स ऑफ ए एफ वेक्टर इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है ना, या पहले इसमें सब्ट्रैक्शन को समझ लेते हैं। ट्रायंगल लॉ में सब्ट्रैक्शन को, सब्ट्रैक्शन कैसे समझते हैं कि जैसे मान के चलो, अगर मैं इसी में आपको सब्ट्रैक्शन समझाने की कोशिश करूं, सब्ट्रैक्शन एडिशन ही सब्ट्रैक्शन होता है आपका। चलिए सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन केस में क्या होगा आपका कि जैसे मान लीजिए
ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका क्या है बच्चों, आपका बी वेक्टर है। ठीक है, तो इधर जो होगा आपका, इधर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और सपोज करो ये इधर जो होगा आपका वो कौन सा वेक्टर होगा आपका, माइनस बी वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर होगा बच्चों आपका, माइनस बी वेक्टर। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा आपका, सपोज करो दिस इज, इनका जो रिजल्टेंट आएगा आपका वो क्या होगा, इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होगा, कहीं ना कहीं इस तरीके से रिजल्टेंट। ठीक है, इस तरह के कहने के रिजल्टेंट बीच में ही तो आता है आपका। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। किसके बराबर होगा बच्चों आपका, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। रिजल्टेंट जब कभी होता है दो वेक्टर्स का, वो क्या होता है, दोनों के बीच में होता है। मतलब एग्जैक्टली बीच में तो नहीं कह सकते। जैसे मान के चलो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका क्या बच्चों आपका बी वेक्टर है। ठीक है ना, तो उस केस में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अगर मान के चलो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो ए वेक्टर की डायरेक्शन ज्यादा झुकाव लेगा। और यदि मान के चलो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट जो होगा वो किधर ज्यादा शिफ्ट कर जाएगा, बी वेक्टर के डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्ट करेगा, बी वेक्टर के साथ में ज्यादा आने की कोशिश करेगा वो। और यदि मान के चलो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो उस केस में इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा फिर वो रिजल्टेंट जो होता है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सब बच्चों को, बोलो। ये वाली बात समझ में आया कि नहीं आया? इंपॉर्टेंट है ये वाली बात कि अगर हम बात करें ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है ना, वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा वो आपका। क्लियर है? अब ये बात कैसे आती है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा पैरेललोग्राम लॉ से। अभी समझ ही लेते हैं उसको। चलो पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ की। पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है बच्चों, जैसे मान के चलो ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है ना, और ये आपको बी वेक्टर दे रखा है, राइट। अब सिंपल सी बात है, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा आपका बी वेक्टर होगा। ठीक है ना, अब मान के चलो मुझे ये वाला वेक्टर निकालना है। कौन सा वेक्टर? ये वेक्टर। सपोज करो दिस वेक्टर इज सी वेक्टर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सी वेक्टर को, अकॉर्डिंग ट्राइंगल लॉ ऐसे लिख सकता हूँ, सी वेक्टर बराबर क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर है क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट ही तो है। समझे नहीं समझे बात को? ये बात पैरेललोग्राम में आसानी से समझ में आ सकती है कि अगर ये ए वेक्टर बी वेक्टर है तो ये वाली साइड भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी वेक्टर को। तो दिस प्लस दिस बराबर दिस, ट्राइंगल लॉ लग गया यहां पर आपको। ठीक है ना, तो अगर मान के चलो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये जो सी वेक्टर होगा ये बिल्कुल इनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा, या एंगल बाइसेक्टर बोल दो या फिर बोल दो इनके डायगोनल के अलोंग होगा। पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम वाला, उसके अलोंग होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यदि बच्चों मैं दूसरे डायगोनल की बात करता हूं, सपोज करो इसको नाम मैंने दे दिया डी वेक्टर। क्या नाम दे दिया? डी वेक्टर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इधर देखें, यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखना। ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल ध्यान से देखो, ये वाला जो दिख रहा है सब बच्चों को, तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर ए वेक्टर अलग, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लो लिख सकता हूं ना। तो यहां से डी वेक्टर बराबर कितना आएगा बच्चों आपका, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका निकल के आता है, जनरली कई बार पूछा जा चुका है कि जो बच्चों पैरेललोग्राम होता है, क्या होता है बच्चों, पैरेललोग्राम जो होता है उसका जो एक डायगोनल होता है वो दोनों साइड का समेशन होता है, और दूसरा जो डायगोनल होता है वो दोनों साइड का डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस। यानी कि नोट डाल करके इस पॉइंट को हम लोग यहां पर लिख लेंगे कि कोई भी पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है इस तरीके से, ए बी सी और डी, अगर ये ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर, तो जो बच्चों आपका ए सी वेक्टर के अलोंग डायगोनल होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जो आपका डी बी वेक्टर के अलोंग डायगोनल होगा दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यानी ये जो डायगोनल होगा दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा बच्चों, और ये जो होगा बच्चों दैट विल इक्वल्स टू
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए गुरु, तो कुछ आंसर आ रहा है आपका, डायग्राम में बना देता हूं आपके लिए। इफ S is the midpoint of the side QR, S इसका मिड पॉइंट है, देन फाइंड PQ प्लस PR। ये P यहां पर हो कहीं ना कहीं। S यदि मिड पॉइंट है इसका, ये एक वेक्टर मान लो PQ वेक्टर, इसको मान लो PR वेक्टर, और ऐसे एक और मान लो दैट इज PS वेक्टर। उसने बोला है कि ये QS वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका RS वेक्टर। उसने बोला कि S इज द मिड पॉइंट, ठीक है, S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है। तो हमको बताना PQ वेक्टर प्लस PR वेक्टर किसके बराबर होगा। दो ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल। पहले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लो PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, PS वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल। दूसरे ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, PR वेक्टर प्लस RS वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, PS वेक्टर। दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, PQ वेक्टर प्लस PR वेक्टर, और यहां पर क्या होगा बच्चों आपका QS वेक्टर प्लस कितना होगा आपका RS वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका PS वेक्टर, सॉरी 2PS वेक्टर हो जाएगा। बोलो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, समझो यहाँ पर, ठीक है। वो पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि QS वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा माइनस RS वेक्टर के, क्योंकि मिड पॉइंट है तो मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर होंगे, बट इनका साइंस अपोजिट है आपका, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऐसी बात है तो यहां से जो QS वेक्टर प्लस RS वेक्टर होगा बच्चों, वो कितना होगा बेटा, नल वेक्टर के इक्वल होगा आपका, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, PQ वेक्टर प्लस PR वेक्टर, ये हो जाएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा, 2PS वेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी। चलिए आज का सेशन हम यहीं पर ओवर करते हैं, राइट। तो कल का जो होमवर्क है वो मैं बता देता हूँ, एक्सरसाइज में कंप्लीट कर देना, उसको हो जाएगा। 25 सवाल तो कर ही लेना भाई, वो भी ज्यादा हो तो 20 सवाल तो कर ही ले आना। अच्छा 30 तक कर रखे हैं, अच्छा 20 कर लीजिएगा। और कल वेक्टर वाला बुक मत लेके आना, कल अलजेब्रा वाले लेके आना है आपको, राइट। कल परसों लेके आना, कल तो लेके आना।